तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बीटा को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीटा का क्या होता है, बीटा का सेम डायरेक्शन होता है लेकिन डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। यानी कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा तो स्टॉक भी गिरेगा, डायरेक्शन फॉलो करेगा मार्केट की स्टॉक, लेकिन सेंसिटिविटी अलग अलग होगी। यानी कि किसी कंपनी का बीटा 2 हो सकता है, किसी कंपनी का बीटा 1 हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी कि हर कंपनी का बीटा अलग होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्शन सेम होगा। मैंने मोस्ट ऑफ द केस क्यों कहा, क्योंकि ओनली इन द केस ऑफ पॉजिटिव बीटा द डायरेक्शन विल बी सेम। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको बीटा सिखाया है वो पॉजिटिव बीटा सिखाया है। तो क्या नेगेटिव बीटा हो सकता है? जी हाँ, नेगेटिव बीटा भी हो सकता है, लेकिन उसके बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो यानी कि बीटा का नॉलेज आपका मैं थोड़ा और एक्सपैंड कर रहा हूँ। बीटा दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव बीटा या तो नेगेटिव बीटा। पॉजिटिव बीटा नॉर्मल केस, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बीटा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट सेंसिटिविटी। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। ठीक है। रेयर केसेस जो हैं जहाँ पे नेगेटिव बीटा हो सकता है, वहाँ पे इसका फर्क क्या पड़ेगा, मतलब नेगेटिव बीटा का वहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सेंसिटिविटी अभी भी डिफरेंट ही रहेगी। यानी कि हर कंपनी का मार्केट के साथ जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो स्टॉक गिरेगा। ठीक है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट स्टिल ये पॉसिबल है, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन डिफरेंट सेंसिटिविटी, और जब नेगेटिव रहेगा बीटा तो अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट सेंसिटिविटी। आगे बढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो एक इन्वेस्टर ने अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट करी। किसमें इन्वेस्टमेंट करी? किसी बिजनेस में। क्या बिजनेस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है? जी हाँ, बिजनेस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसने इन्वेस्टमेंट करी। मान के चलो उसका एक दोस्त था, वो दोस्त नया बिजनेस चालू कर रहा था, उसके पास पैसे 1 रुपये भी नहीं थे। वो इस इन्वेस्टर के पास आया और बोला कि भाई कुछ पैसे देते। तो बोला मैं दे दूंगा, लेकिन दो अलग अलग तरीके से दूंगा पैसे। मतलब मतलब मैं कुछ डेट भी दूंगा तुमको और कुछ इक्विटी भी दूंगा। कुछ डेट भी दूंगा और कुछ इक्विटी भी दूंगा। मतलब एक ऐसा पोर्शन दूंगा जो डेट के रूप में आएगा काम तुम्हारे, और एक इक्विटी पोर्शन में लूंगा। यानी कि यानी कि मैं तुमको कोई कुछ पैसा लोन में दूंगा और कुछ पैसों पे मुझे तुम्हारे कंपनी का इक्विटी शेयर चाहिए। तो राजी हो गया। यानी कि उसने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी वो दो तरीके से करी। पैसे तो उतने ही थे, मान के चलो इसने पैसे दिए 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ में 100 रुपीज़ डेट था और 150 रुपीज़ इक्विटी था। यानी कि 100 रुपीज़ का डेट दिया गया और 150 रुपीज़ का इक्विटी शेयर दिया गया। मेरे एग्जाम्पल में जो उसका दोस्त है, इन्वेस्टर का दोस्त है, उसके पास कोई भी खुद के पैसे नहीं है। उसने सारे पैसे इन्वेस्टर से लिए। इन्वेस्टर को नाम दे देता हूँ ए और उसके दोस्त का नाम दे देता हूँ बी। तो बी क्या करेगा? बी पूरा का पूरा बिजनेस चलाएगा, बिजनेस मैनेज करेगा। पैसे किसके लगे? पैसे ए के लगे। कितने लगे? 250 रुपीज़। कैसे लगे? 100 रुपीज़ का डेट दिया गया, 150 रुपीज़ का इक्विटी दिया गया। ठीक है। अब जो इन्वेस्टर है, कौन? ए। उसको डेट पर भी कुछ रिस्क है और इक्विटी पर भी रिस्क है। जी हाँ। डेट पे क्या रिस्क है? डेट पे ये रिस्क है कि जो बी है उसका दोस्त, वो बिजनेस से इंटरेस्ट भी नहीं कमा पाएगा। डेट उसने दिया था इंटरेस्ट पे, यानी कि ब्याज पे। तो रिस्क ये है कि वो जो बिजनेस है वो इतने भी पैसे नहीं कमा पाएगा कि उसका जो डेट का इंटरेस्ट पेमेंट है वो तक दे पाए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डेट अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मुझे रिटर्न के रूप में क्या मिलेगा? मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर इक्विटी मेरा इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न के रूप में मुझे क्या चाहिए? डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए इक्विटी से, और डेट से मुझे क्या चाहिए? डेट से मुझे इंटरेस्ट चाहिए। यही मेरा रिटर्न होगा। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं कौन? मैं इन्वेस्टर ए। तो इन्वेस्टर ए ने क्या किया? एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो में क्या किया? कुछ डेट दिया किसी को और कुछ इक्विटी दिया। वो एक ही बिजनेस से लिंक्ड है, लेकिन उसके पोर्टफोलियो, उसके बास्केट में क्या दिख रहा है? थोड़ा सा डेट दिया हुआ है, थोड़ा सा इक्विटी लिया हुआ है। एक डेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। डेट में 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई है
और इक्विटी में 150 रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो जिसमें 2 इन्वेस्टमेंट पड़ी है, डेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर यानी कि ए को रिटर्न जो मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट पे, डेट वाली इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न चाहिए, उसको इंटरेस्ट चाहिए, और इक्विटी वाली इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या चाहिए, डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। जी हाँ, ये रिटर्न हो सकते हैं इक्विटी के केस में, उसको ये चाहिए। रिस्क क्या है, रिस्क ये कि नहीं मिले। तो डेट में रिस्क ये है कि इंटरेस्ट ना मिले, और इक्विटी में रिस्क ये है कि डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन ना मिल पाए। सिंस हम पढ़ते आए हुए हैं कि बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, तो यहाँ पे एक बीटा डेट अराइज होगा और एक बीटा इक्विटी अराइज होगा। ठीक है, मैं बीटा के ज्ञान को, बीटा के नॉलेज को आपका और एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 तरीके का बीटा और हो सकता है, एक होता है बीटा डेट और एक होता है बीटा इक्विटी। क्या होता है बीटा डेट, ये रिस्क होता है कि हमको इंटरेस्ट पेमेंट ना मिल पाए, और बीटा इक्विटी के हमको डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन ना मिल पाए। तो 2 तरीके के बीटा हो गए। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। आई कौन, यानी कि ए इन्वेस्टर चाह रहा है कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का वो बीटा निकाले, मतलब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उसका रिस्क ही कितना है वो कैलकुलेट कर पाए। तो क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है। तो उसने देखा कि तो उसके से 2 इन्वेस्टमेंट थे, एक था डेट इन द बिजनेस एंड दूसरा था इक्विटी इन द बिजनेस। मतलब वो जो इन्वेस्टर है उसने सिर्फ अपने दोस्त के बिजनेस पे 250 रुपये लगाए और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो उसका जो बास्केट है, पोर्टफोलियोज का बास्केट है, उसके अंदर में से 2 इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड डेट इन्वेस्टमेंट, बस। अब इस पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए मुझे डेट बीटा की भी ज़रूरत है और इक्विटी बीटा की ज़रूरत है। तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, समीशन डब्ल्यू बी बाय समीशन डब्ल्यू वाला। ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए टेबल बनाते आए हम लोग, वो टेबल बना देंगे। इन्वेस्टमेंट का नाम तो डेट और इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होती है डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। टी का मतलब होता है टैक्स रेट। तो डेट में से टैक्स रेट वाला पोर्शन हटाया जाता है, क्योंकि डेट से आपको टैक्स सेविंग्स होती है। डेट लेने से बिजनेस को टैक्स की सेविंग होती है, इसलिए मैंने डी इंटू 1 माइनस टी किया। इक्विटी का मैं ई ले लूंगा, तो समीशन डब्ल्यू तो मेरा आ गया ई, यानी कि ई फॉर इक्विटी एन प्लस डी 1 माइनस टी। बीटास, तो बीटा डेट मेरे पास है, बीटा इक्विटी मेरे पास है, तो डब्ल्यू भी निकाल लूंगा। डब्ल्यू बी इज डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय बी, डब्ल्यू बी। तो ये क्या होगा, ये होगा बीटा डेट मल्टीप्लाई बाय डी 1 माइनस टी, और ये होगा बीटा इक्विटी इंटू ई। तो ये जो होगा, ये इसका समेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा समेशन डब्ल्यू बी, जो भी होगा। और समेशन डब्ल्यू बी को समेशन डब्ल्यू से डिवाइड जब करते हैं तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आता है। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो में समेशन डब्ल्यू बी की वैल्यूज डाल देंगे और समेशन डब्ल्यू की वैल्यूज डाल देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा कि बीटा ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय डी 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई अपॉन डी 1 माइनस टी प्लस ई। तो फाइनली एक फॉर्मूला आपके सामने हाजिर होता है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज बीटा ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय डी 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस टी प्लस ई प्लस बीटा ऑफ इक्विटी ई अपॉन डी 1 माइनस टी प्लस ई। अब इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है सामने। अब ये जो आपने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला बीपी, इसको हम कहते हैं एसेट बीटा। क्या कहते हैं, एसेट बीटा। और ये पूरी की पूरी कंपनी का बीटा होता है, बीटा ऑफ द कंपनी। आप इसको बीटा ऑफ द कंपनी बोलो, आप इसको एसेट बीटा ऑफ द कंपनी बोलो, या सिर्फ एसेट बीटा बोलो, या फिर इसको एक, अगर आपको एक साइन बनाना है लाइक बीटा एसेट ऐसे बनाना है, ऐसे बोल सकते हो। तो जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आपने निकाला उसको आप एसेट बीटा बोल सकते हो, बीटा और नीचे में एसेट लिख सकते हो। बीटा ऑफ द कंपनी भी यही होता है और एसेट बीटा ऑफ द कंपनी भी यही होता है। ठीक है, अब जो बीटा डेट है उसको डेट बीटा बोलते हैं, यानी कि ये डेट बीटा। इसको मल्टीप्लाई जिस फिगर से किया जा रहा है वो एक्चुअली वेट्स ऑफ डेट, यानी कि डब्ल्यू डी हो रहा है, जिसको डब्ल्यू डी कहते हैं। कैसे हो रहा है कि अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पोर्शन है डिनोमिनेटर का डी 1 माइनस टी प्लस ई,
ये मेरा टोटल कैपिटल है। जी हाँ, ये बिजनेस का कैपिटल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में, अभी ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में कैपिटल का मतलब डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। यानी कि अकाउंट्स में जो आप कैपिटल पढ़ते आए हो, जिसमें सिर्फ इक्विटी पोर्शन को कंसिडर किया जाता है, यानी कि ओनर ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, उसी को कैपिटल बोलते थे। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि बिजनेस करने के लिए कहीं से भी जो लॉन्ग टर्म फंड्स आए हैं, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो अगर आप डेट लेके आए हो, लोन लेके आए हो बिजनेस करने के लिए, तो वो भी आपका कैपिटल कहलाएगा। और अगर आपने खुद के पैसे लगाए, तो वो यानी कि इक्विटी, तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में कैपिटल का मतलब डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। तो आप कर क्या रहे हो, आप अगर डेट को कैपिटल से डिवाइड करोगे तो वेट्स ऑफ डेट ही आएगा कि अगर मेरे पास 100 रुपये का कैपिटल है, 100 कैपिटल है, डेट मेरा 40 रुपीज़ है, तो इक्विटी मेरा 60 रुपीज़ आएगा। तो अगर मेरे को वेट्स निकालना है कि मेरे पूरे कैपिटल में डेट कितना पोर्शन कंज्यूम करता है, तो मैं क्या करूँगा, 40/100 हो जाएगा 40%। यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में 40, डिनोमिनेटर में 100। तो ये मेरा वेट्स ऑफ डेट हो गया WD। और बी इक्विटी, यानी कि इक्विटी बीटा, इसको इक्विटी बीटा कहा जाता है, इसको डेट बीटा, इसको इक्विटी बीटा। और ये सेम जैसा कि उसमें वेट्स ऑफ डेट है, इसमें वेट्स ऑफ इक्विटी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 60/100। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है एसेट बीटा का। मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि एसेट बीटा यानी कि बीटा ऑफ द एसेट, यानी कि बीटा ऑफ द कंपनी, यानी कि एसेट बीटा ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू डेट बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट्स ऑफ डेट प्लस इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट्स ऑफ इक्विटी। Now the above formula can be used by business also. So from business point of view, let's discuss. Now the above formula can be used for by business also. यानी कि जो B है, जो मेरा फ्रेंड था, मैं A हूँ इन्वेस्टर, मेरा जो फ्रेंड है B, वो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे कर सकता है वो समझते हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि B के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ क्या, B मेरे पास आया, बोला कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने उसको डेट भी निकाल के दिया और इक्विटी भी निकाल के दिया। तो जो मैं हूँ ए इन्वेस्टर, मैंने उसको डेट भी दिया और इक्विटी भी दिया। तो बिजनेस को क्या आया, बिजनेस को बेसिकली एक डेट आया जो उसने मुझसे बोरो किया। मैं अगर अब बी बन जाऊं, मैं अभी तक ए था, अब मैं बी बन रहा हूं। बी ने क्या किया, बी ने कुछ उधार लिया, बोरोड डेट, एंड बी ने कुछ शेयर्स इशू किए, यानी कि इक्विटी रेस की। तो बी ने क्या किया, बी ने ए से कुछ लोन लिया, डेट बोरो किया, और कुछ उसको शेयर्स दिया और उसके बिहाफ पे पैसे उठाए। तो इक्विटी भी दिया, यानी कि शेयर्स दिया और पैसे उठाए। तो लोन से भी पैसे लिए और इक्विटी शेयर से भी पैसे लिए, किसने, बी ने। क्यों, बिजनेस करने के लिए। किससे लिए, एक ही इन्वेस्टर ए से। तो दो चीज हो गई, बोरो डेट एंड इशूड शेयर। अब बोरो डेट की बात करते हैं। अगर बिजनेस ने यानी कि बी ने बोरो किया था एट द रेट RF, RF यानी कि रिस्क फ्री रेट। मैं बी हूँ, तो मैं बी हूँ, मैं ए के पास गया, मैंने बोला कि यार प्लीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मत कमाना, मेरा नया नया बिजनेस है, सेटअप हो जाने दे, उसके बाद जो इंटरेस्ट मांगेगा दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, जितना इंटरेस्ट मैं बैंक से कमा सकता था, बैंक में पैसे रख के FD के थ्रू, यानी कि रिस्क फ्री रेट, उतना मैं तुझसे लूंगा। तो बी अग्री कर गया, ठीक है आप मुझसे उतना ले लेना। ये जो RF है, रिस्क फ्री रेट, ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बैंक की FD एग्जाम्पल लेते हैं, बट एक्चुअली में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, या ट्रेजरी बिल होता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। बट सिंस हम लोग इतने अकस्टम नहीं है उनके साथ, इसलिए हम बैंक की FD एक सेफ साइड, एक सेफर ऑप्शन की तरह डिस्कस करते हैं कि बैंक की FD का जो रेट होता है वो रिस्क फ्री होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता कि हमने बहुत बड़े बैंक में पैसे लगाए, मतलब बहुत बड़े बैंक में पैसे रखे हैं, वहाँ से मुझे FD का रेट इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बैंकरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अग्री कर गया, मैं कौन, अभी मैं बी हूँ, मैंने अग्री कर लिया कि ठीक है मैं आपको RF के रेट से
दूंगा, तो इसमें बीटा डेट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिस्क फ्री रेट जो होता है, रिस्क फ्री रेट का बीटा जीरो होता है, तो अभी बीटा डेट जीरो हो जाएगा, बीटा डेट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेट है वो आर एफ के बराबर है। अब ये जो बीटा है किसके पर्सपेक्टिव से है? ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ये इन्वेस्टर, इसके पर्सपेक्टिव से है ये बीटा। तो सिंस अब इसने आर एफ के रेट से उसको दे दिया, इसको बी को, तो वहां पे बीटा रेट जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, तो रीफ्रेमिंग द इक्वेशन। अब उसी इक्वेशन को फिर मैं रीफ्रेम कर रहा हूं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि एसेट बीटा निकालने का था, बीटा डेट इंटू वेट्स ऑफ डेट प्लस बीटा इक्विटी इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी। अब बीटा डेट जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा और सिर्फ बचेगा इक्विटी बीटा ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी, यानी कि एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट वन माइनस टैक्स। अब अगर इक्विटी बीटा अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी बीटा इज इक्वल टू एसेट बीटा इंटू ई प्लस डी वन माइनस टी अपॉन ई। फिर इक्विटी बीटा में जो ई है ये सेपरेट कर दूंगा, तो ई बाई ई हो जाएगा और डी वन माइनस टी बाई ई हो जाएगा। तो फाइनली अब ये ई और ये कट जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा और ये एज इट इज डी वन माइनस टी बाई ई रहेगा। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा इक्विटी बीटा इज इक्वल टू एसेट बीटा मल्टीप्लाई वन प्लस डी वन माइनस टी अपॉन ई। ये दूसरा फॉर्मूला आ रहा है। अब इसी इक्विटी बीटा को हम कहते हैं लीवर्ड बीटा, इसी इक्विटी बीटा को हम कहेंगे लीवर्ड बीटा बी एल, और इसी एसेट बीटा को हम कहेंगे अनलीवर्ड बीटा, और बाकी एज इट इज रहेगा। और ये डी वन माइनस टी बाई ई एक्चुअली होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी अगर आप करते हो तो वो होता है डेट इक्विटी रेशियो। तो ये जो डी अपॉन ई है, डी अपॉन ई इतना पोर्शन जो है, ये जो इतना पोर्शन है डी अपॉन ई, ये है आपका डेट इक्विटी रेशियो, मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस टी से। तो दूसरा कंसेप्ट आ रहा है लीवर्ड और अनलीवर्ड का। तो लीवर्ड बीटा क्या होता है? लीवर्ड बीटा वो होता है जो अनलीवर्ड बीटा यानी कि एसेट बीटा के अंदर में डेट इक्विटी रेशियो को भी शामिल करता है। तो लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा मल्टीप्लाई बाय वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो यानी कि डी अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टी। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, कौन सा वाला? ये वाला, एसेट बीटा और डेट बीटा और इक्विटी बीटा का। तो वो वाला फॉर्मूला ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्यों? बस उसमें करना क्या है, उसमें डेट बीटा जीरो हो जाएगा। क्यों डेट बीटा जीरो हो जाएगा? क्योंकि जो बिजनेस में पैसे आए वो आर एफ के रेट से आए, रिस्क फ्री रेट से आए, तो डेट बीटा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने दो फॉर्मूले को भी मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या बता दिया, यानी कि जो इक्विटी बीटा होता है, इक्विटी बीटा वही लीवर बीटा होता है बी एल, और वही बीटा ऑफ द स्टॉक होता है बी एस। तो जब बीटा का डिस्कशन चालू किया था तो मैंने बताया था कि बीटा दो तरीके से निकल सकता है। एक होता है बीटा ऑफ द स्टॉक पांच तरीके से, और एक होता है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, उसका एक समेशन डब्ल्यू बी समेशन डब्ल्यू, और बाकी पांच फॉर्मूले बीटा ऑफ द स्टॉक जैसे। तो जो बीटा ऑफ द स्टॉक बताया था वो यही है, इक्विटी बीटा। ठीक है, यानी कि जो बीटा लीवर्ड है वही आपका बीटा ऑफ द स्टॉक है। इसका क्या रेलिवेंस है? इसका रेलिवेंस बहुत है। जितने भी फॉर्मूले वहाँ पे सीखे थे बीटा ऑफ द स्टॉक के, उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ जो क्वेश्चंस में करेंगे भी। जो सी ए पी एम मॉडल आप यूज़ करते हो, जिसमें आप करते हो आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो वो जो बीटा यूज़ हो रहा है सी ए पी एम में वो भी लीवर्ड बीटा ही होता है। यानी कि क्या हो गया, तो वो बीटा ऑफ द स्टॉक है, यानी कि वो लीवर्ड बीटा है, यानी कि वो इक्विटी बीटा है। सबका मतलब एक। ठीक है, अब बीटा एसिड की बात करते हैं। बीटा एसिड यानी कि एसिड बीटा यानी कि अनलीवर्ड बीटा, इसको प्रोजेक्ट बीटा भी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि द बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट इज दिस, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? एसिड बीटा दिया हुआ है। अब अगर क्वेश्चन में आपको अनलीवर्ड बीटा दिया नहीं हो डायरेक्टली, उसको निकालने का तरीका,
तो आपको क्या करना है, जो बाकी सिमिलर कंपनीज दी होंगी क्वेश्चन में, उनका अनलीवर्ड बीटा निकालना है और उनके अनलीवर्ड बीटा का सिंपल एवरेज कर देना है। कि अगर मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो बाकी कंपनीज है उनका अनलीवर्ड बीटा जो होगा, उसके आसपास ही मेरा भी अनलीवर्ड बीटा होगा, उसके आसपास ही मेरा अनलीवर्ड बीटा होगा। तो इसी मेथोडोलॉजी पे अनलीवर्ड बीटा काम करता है कि अगर आपके पास अनलीवर्ड बीटा उस कंपनी का नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट का बीटा नहीं है, तो आप जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं या सिमिलर कंपनीज है उनका अनलीवर्ड बीटा निकाल लो और वही अनलीवर्ड बीटा का सिंपल एवरेज कर दो, वही आपके लिए काम करेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, इन सब का आपस में अनलीवर्ड बीटा जो होता है वो आसपास होता है, एक दो कंपनीज का। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। तो अभी जो मैंने अभी आपको इतना कुछ बताया वो और अच्छे समझ में आएगा। इक्विटी ऑफ KGF लिमिटेड KGFL इज 410 करोड़, इस डेट इज 170 करोड़। मतलब इक्विटी 410 करोड़ है इस कंपनी के पास और डेट है 170 करोड़। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 74%, विच हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.45। तो कंपनी पूरी एक है, कंपनी दो तरह से पैसों से चल रही है, एक है इक्विटी और एक है डेट। इक्विटी 410 करोड़ और डेट 170 करोड़। अब ये जो कंपनी है इसके दो डिवीजन है, एक दिया हुआ पहले तो प्रिंटर डिवीजन जिस जो 74% हिस्सेदारी रखता है और उसका एसेट बीटा दिया हुआ है 1.45, एंड बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड ऑन स्पेयर्स एंड कंज्यूमर डिवीजन विच इज एन एसेट बीटा ऑफ 1.2। यहाँ तक हो गया। अब KGFL का पूरी कंपनी का डेट बीटा दिया हुआ है 0.24। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इक्विटी बीटा। तो सबसे पहले हमें इक्विटी बीटा निकालना है। तो इतना जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समझते हैं कि मेरे को जो इक्विटी और डेट का डिटेल दिया हुआ है उसमें इसका अमाउंट है 410 करोड़ और डेट है 170 करोड़। डेट का बीटा 0.24 दिया हुआ है, इक्विटी बीटा मुझे कंपनी का निकालना है। ठीक है, और भी कुछ डेटा दिया हुआ है, प्रिंटर डिवीजन और स्पेयर्स एंड कंज्यूमर डिवीजन। एसेट बीटा दिया हुआ है 1.45 1.2 और वेट्स दिए हुए हैं, यानी कि प्रपोर्शन दिया है 74%, यानी कि 0.74 और 26% यानी कि 0.26। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो ये चीज़ को समझेंगे कि बीटा एसेट ऑफ द कंपनी जो है, अगर कंपनी के अलग अलग डिविजन्स होते हैं तो कैसे निकलता है? तो ऐसे निकलता है कि वेट्स ऑफ द प्रिंटर डिवीजन मल्टीप्लाई बाय एसेट बीटा ऑफ द प्रिंटर डिवीजन प्लस वेट्स ऑफ द स्पेस एंड कंज्यूमेबल मल्टीप्लाई बाय एसेट बीटा ऑफ द स्पेस एंड कंज्यूमेबल। मतलब अगर पूरी की पूरी कंपनी का एसेट बीटा निकालना है और अगर इंडिविजुअल डिविजन्स के एसेट बीटा दिए हुए हैं तो वही वेटेड एवरेज करेंगे। तो ये वेटेड एवरेज ही है, तो बीटा एसेट ऑफ द कंपनी निकाल लेंगे। 0.74 इंटू 1.45 प्लस 0.26 इंटू 1.2, दिस विल गिव मी बीटा एसेट ऑफ द कंपनी 1.385। अभी एसेट बीटा आपके पास आ गया। ठीक है, अगर एसेट बीटा आ गया आपके पास तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो जो अभी मैंने आपको सिखाया कि एसेट बीटा ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू डेट बीटा इंटू वेट्स ऑफ डेट प्लस इक्विटी बीटा इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी। तो अब सिंपल हो गया, 1.385 अभी अभी जो आपने निकाला इंटू 0.24 ये दिया हुआ है, 170 अपॉन 410 प्लस 170 प्लस बीटा द इक्विटी ये हमको ढूंढना है 410 अपॉन 410 प्लस 170। तो 1.385 is equal to 0.24 into 170 by 580 प्लस बीटा द इक्विटी 410 by 580। तो आपका बीटा द इक्विटी जो पहला रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो आ जाएगा 1.86। तो कैसे किए? तो बेसिकली पहले तो दोनों डिविजन्स को यूज़ करके पहले पूरी कंपनी का एसेट बीटा निकाल लिए। जैसे एसेट बीटा निकाल लिए तो हमने फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले सीखा कि एसेट बीटा का मतलब डेट बीटा इंटू वेट्स ऑफ डेट प्लस इक्विटी बीटा इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी, वो अप्लाई कर दिए तो इक्विटी बीटा आ गया हमारे पास। अब अगली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। असर्टेन द इक्विटी बीटा, फिर से निकालो इक्विटी बीटा। अगर KGF डिसाइड कर रहा है टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन बाय रेजिंग फर्दर डेट, मतलब और लोन लेना चाह रहा है, एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी। बाइंग बैक ऑफ द इक्विटी का मतलब यानी कि जो इक्विटी शेयर्स मार्केट में दिए हुए हैं और आपने पैसे उठाए हुए थे, मैं कंपनी, कौन सी कंपनी? KGF। तो KGF ने क्या किया था सबसे पहला ट्रांजेक्शन कि इक्विटी शेयर मार्केट में दिए और पैसे मार्केट से उठा लिए।
अब बायबैक में क्या करोगे, रिवर्स, यानी कि पैसे दे देंगे, इक्विटी शेयर्स वापस ले लेंगे। कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर वापस ले लिए, उसको कहते हैं बायबैक। तो बायबैक कर लेंगे टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशियो एट 1.9, मतलब हमें डेट इक्विटी रेशियो 1.9 मेंटेन करना है। अज्यूम दैट द प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.35। प्रेजेंट डेट बीटा का मतलब अभी जो हमारे पास लोन है उसका बीटा 0.35 अज्यूम कर लो। पहले हमें क्या दिया हुआ था, हमें 0.24 दिया हुआ था, अभी उसको अज्यूम कर लो 0.35। एंड एनी फर्दर फंड्स रेज बाय वे ऑफ डेट विल हैव अ बीटा ऑफ 0.4। मतलब दो तरीके से डेट आ जाएंगे, एक डेट जो पहले से था उसका जो बीटा है वो 0.35 लेना है, और जो नया लोन लेना पड़ेगा उसका बीटा 0.4 अज्यूम करना है। क्या निकालना है, इक्विटी बीटा निकालना है। तो इक्विटी बीटा निकालते हैं। इक्विटी बीटा निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें चाहिए कि हमको कितना इक्विटी है हमारे पास, रिवाइज तौर पे कितना इक्विटी है और कितना डेट है। तो सबसे पहले निकालिए कि अमाउंट ऑफ डेट टू बी रेस्ड। सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, हमारे पास अभी प्रेजेंट में 410 करोड़ का इक्विटी है और 170 करोड़ का डेट है, इनके पूरा का पूरा 580 करोड़ का कैपिटल है। दिस इज माय कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल यानी कि इक्विटी भी और डेट भी। हमारा डिजायर डेट इक्विटी रेशियो कितना है, मतलब हमें डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन कितना करना है, हमें मेंटेन करना है 1.9:1। तो डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 1.9/1। मतलब आप चाह रहे हो कि 580 में से 380 डेट हो और बाकी बचा हुआ इक्विटी हो। तो 380 में से आपके ये तो आपके पास टोटल डेट है, ये जो फिगर आई ये टोटल डेट की फिगर आई। मतलब अभी जो ऑलरेडी आप डेट ले चुके हो, एग्जिस्टिंग डेट, वो आप लेस कर दोगे 170 करोड़, यानी कि वैल्यू डेट आपको एक्स्ट्रा कितना लेनी है, 210 करोड़। ठीक है, तो 210 करोड़ तो आ गया, तो आपको एक्स्ट्रा डेट लेना है। अब इक्विटी आफ्टर रीपर्चेज, इक्विटी आफ्टर रीपर्चेज विल बी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डिजायर्ड डेट वैल्यू, यानी कि 580 करोड़ में से 380 करोड़ अगर डेट है तो 200 करोड़ बचेगा, वो आपका इक्विटी हो जाएगा। तो हमारे दो फिगर्स क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 210 करोड़, एक आ गया 200 करोड़। तो फाइनली हुआ क्या, हुआ यूं कि आपके पास जो ओरिजिनल में कैपिटल स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था, जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए कि 410 करोड़ इक्विटी है जो ब्लू में है, और 170 करोड़ छोटा सा पोर्शन बस डेट है। टोटल कैपिटल आपके पास था 580 करोड़। अब आप क्या किए, आप थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग किए, डेट बढ़ा दी, इक्विटी कम कर दिया। तो डेट कैसे था, पहले 170 था, अब 210 करोड़ का और डेट ले लिए, तो रेड पोर्शन बढ़ चुका है और इक्विटी पोर्शन घट चुका है। 210 करोड़ इक्विटी पोर्शन हो गया, लेकिन टोटल कैपिटल एज इट इज 580 करोड़ ही मेंटेन करनी है। तो क्या किया हमने, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी कि पहले हमारे पास ज़्यादा इक्विटी था, डेट कम था, अब डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो सीखा था तरीका एसेट बीटा निकालने का, यानी कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो के थ्रू, यानी कि समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू, वो यूज़ करेंगे। यानी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज एसेट बीटा, यानी कि बीटा ऑफ द एसेट कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट का नाम है डेट वन जो एग्जिस्टिंग है, डेट टू जो नया लेना है, और इक्विटी यानी कि कैपिटल का ब्रेकअप। मार्केट वैल्यू वेट्स, इसका 170 करोड़, इसका 210 करोड़, ये 200 करोड़, टोटल कितना है 580 करोड़। बीटा, तो इसका बीटा 0.35 क्वेश्चन ने बोला एग्जिस्टिंग का आपको लेना है, नए वाले का 0.4 लेना है, और ये बीटा ऑफ द इक्विटी हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने इसको मिसिंग फिगर के तरीके से रखा, फिर डब्ल्यू भी निकाल लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और समेशन कर लिया। समेशन के तो आया 143.5 प्लस 200 इंटू बीटा ऑफ द इक्विटी। अब हमें पता है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने का तरीका समेशन डब्ल्यू बाय समेशन डब्ल्यू होता है, और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो के बीटा ऑफ द एसेट जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.385। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे निकाला था 1.385 बीटा एसेट बीटा ऑफ द कंपनी, तो वही यूज कर लेंगे 143.5 प्लस 200 इंटू बीटा ऑफ द इक्विटी अपन 580। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.299 बीटा ऑफ द इक्विटी। तो देखा किस तरीके से वही चीज़ सेम चीज़ आप पढ़ चुके हो, वो दो अलग अलग तरीके से काम आई। पहले तो यहाँ पे काम आया बीटा ऑफ द इक्विटी इस इक्वेशन को यूज़ करके, वेट्स को यूज़ करके, और दूसरा समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू करके।
तो इस तरीके से एसेट बीटा और इक्विटी बीटा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टर है, कौन इन्वेस्टर? ए। ये इसने इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, इसको रिटर्न चाहिए। बिजनेस कौन चला रहा है? बिजनेस बी चला रहा है, इसको रिटर्न चाहिए। यानी कि इसके लिए रिटर्न क्या हो गया? इनकम हो गई ऑब्वियसली। मैंने बताया था कि जो आपकी इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो आपकी होती है, उसमें जब एक्सपेंस काटते हो तो सेविंग्स आती है। अब सेविंग्स को जो इंसान होता है वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न कमाता है वो भी उसके इनकम का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर वही हुआ कि इसके लिए जो इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न है वो इनकम है। अगर एक बंदे के लिए इनकम है तो दूसरे बंदे के लिए एक्सपेंस है। यानी कि बी के लिए बिजनेस चलाते समय रिटर्न उसको देना एक्सपेंस है, यानी कि उसके लिए कॉस्ट है ना, उसके लिए कॉस्ट है। कॉस्ट किस किस पोर्शन में आएगी? कॉस्ट आएगी डेट पोर्शन में और इक्विटी पोर्शन में। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाले से डेट भी लिया हुआ है और इक्विटी भी लिया हुआ है। यानी कि उसके लिए दो तरह के खर्चे हैं, एक कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट, एक कहलाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट को शॉर्ट में बोलते हैं केडी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में बोलते हैं केई। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस चलाता है डेट और इक्विटी से, तो डेट पे जो उसको खर्चा बियर करना पड़ता है उसको कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, और इक्विटी पोर्शन जो उसको खर्चा बियर करना पड़ता है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। यहाँ पे जो बी है वो मैनेजमेंट का काम देख रहा है और इन्वेस्टर कोई और है। ठीक है, तो हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पैसे किसी और के होते हैं और बिजनेस कोई और कर रहा होता है। बिजनेस कौन कर रहा होता है? कोई दूसरा बंदा, जो मैनेजमेंट कहलाता है। आपने पहले भी सुना होगा कहीं पे कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये कंपनी चलाते हैं, इनके पैसे नहीं होते हैं, मतलब इनके पैसे बिजनेस में नहीं लगे होते हैं, ये सिर्फ कंपनी के ऑपरेशंस का ध्यान देते हैं। तो अगर इनके पैसे नहीं लगे हुए हैं तो इन्होंने किसी और से पैसे लिए इक्विटी पोर्शन के लिए, मतलब कंपनी का ओनरशिप किसी और के पास है, तो उस ओनर के लिए भी तो कुछ रिटर्न कमा के देना है, वो रिटर्न कहलाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो हमने लोन ले रखा है बिजनेस चलाने के लिए, उस पर भी तो हमको कुछ रिटर्न कमा के देना है, तो दैट्स अ कॉस्ट ऑफ डेट, केडी। अब के यूजुअली आर ई होता है। मैंने जब आर ई समझाया था तो मैंने बताया था कि आर ई बहुत सारे केसेस में के ई होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि के निकालने के लिए हम सी ए पी एम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, के ई के लिए। और के डी कैसे निकलता है? तो के डी दो फॉर्मूले की तरह निकलता है। प्री टैक्स के डी मतलब टैक्स काटने के पहले के डी परसेंटेज इंटू वन माइनस टी, और इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टी, जो इंटरेस्ट पटाते हो इंटू वन माइनस टी। वन माइनस टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, डेट का इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स की सेविंग्स होती है। ठीक है, तो के डी और के ई ये दोनों क्या बनते हैं? ये बनते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैं बता रहा था कि एफ एम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपके लिए डेट भी एक कैपिटल है और इक्विटी भी कैपिटल है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा दोनों, जिसको हम कहते हैं के ओ या फिर डब्ल्यू ए सी सी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि बातें कुछ कुछ वही हैं, बस नज़रिया चेंज हो गया। पहले हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, अभी हम बिजनेस यानी कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब ये डब्ल्यू कैसे निकलता है? ये डब्ल्यू परसेंटेज निकलता है वेट ऑफ डेट इंटू के डी परसेंटेज प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू के ई का परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। The XYZ Limited in the manufacturing business is planning to set up a software development company. The project will have a debt equity ratio of 0.27. प्रोजेक्ट का डेट इक्विटी रेशियो ये लोग रखना चाह रहे हैं 0.27. The company has identified following 4 pure play firms in the line of software business. मतलब जो ये काम करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सेटअप करने जाते हैं, तो ऑलरेडी जो उस बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी उसकी डिटेल दी हुई है कि ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल,
इनका बी एल यानी कि लीवर्ड बीटा दिया हुआ है 1.1, 0.9, 0.95, 1। उनका डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.3, 0.25, 0.35, 0.3। यानी कि मैं XYZ लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो ऑलरेडी उस सेक्टर में अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कर रही हैं उनका बीटा लीवर निकाल लिया और डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया। क्यों निकाला होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बीटा अनलीवर्ड निकालना है। बीटा अनलीवर्ड में मैंने बताया था अगर डायरेक्टली दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो सिमिलर कंपनीज होती हैं मार्केट में उनका अनलीवर्ड बीटा भी हमारे अनलीवर्ड बीटा के आसपास होने वाला है। तो उसका सिंपल एवरेज कर लेंगे तो हम कौन XYZ लिमिटेड का अनलीवर्ड बीटा आ जाएगा। ठीक है। अज्यूमिंग टैक्स रेट एप्लीकेबल टू XYZ इज 35%, RF दिया हुआ है 12%, KD दिया हुआ है 14%, RM दिया हुआ है 18%। तो अगर आप नोटिस करोगे तो टैक्स रेट भी दिया हुआ है और KD भी दिया हुआ है 14। तो ये KD टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद है, तो जी नहीं, ये KD है प्री टैक्स KD, यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द WACC टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट का डेट इक्विटी रेशियो रखना चाहते हैं हम लोग 0.27:1। डेट इक्विटी रेशियो से डायरेक्टली वेट्स निकाल सकते हैं, वो मैंने समझाया है कि डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 0.27/1। यानी कि वेट ऑफ डेट का क्या मतलब होगा 0.27 अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल यानी कि डेट प्लस इक्विटी यानी कि 0.27+1। तो बेसिकली वेट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है D/D+E। वैसे ही वेट ऑफ इक्विटी निकालना हो तो 1/0.27+1 यानी कि E/D+E। तो डेट इक्विटी रेशियो से डायरेक्टली आप वेट्स ऑफ डेट और वेट्स ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। टैक्स परसेंट 35% तो 0.35। RF दिया हुआ 12%। KD में बता रहा था कि प्री टैक्स KD दिया हुआ है 14%। RM दिया हुआ है 18%। WACC निकालना है। तो WACC के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए। वेट ऑफ डेट चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। KD वो मैं निकाल लूँगा। वेट ऑफ इक्विटी ये मैंने निकाल लिया। KE ये हमको निकालना पड़ेगा। अब K निकालने के लिए, तो K निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा RE का फॉर्मूला यूज़। RE का फॉर्मूला यानी कि RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है। अब बीटा चाहिए, बीटा नहीं है। बीटा कौन सा वाला लेना है? तो लीवर्ड बीटा लेना है। ठीक है, यानी कि इक्विटी बीटा लेना है। बीटा लीवर्ड निकालने का तरीका सीखेंगे। तो फर्स्ट वी शैल अनलीवर द बीटा ऑफ द प्योर प्ले फॉर्म्स एज फॉलोज। तो जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको कि बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड 1+D1-T/E। ये मैंने आपको बीटा लीवर्ड अनलीवर्ड का सिखाया था। इसमें अगर आपको अनलीवर्ड बीटा निकालना है तो ये पूरा का पोर्शन इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा अनलीवर्ड बीटा इज बीटा लीवर्ड अपॉन 1+1-T डेट इक्विटी रेशियो। तो हम सारी फॉर्म्स का ABC, DF, GHI और JKL इन सब का अनलीवर्ड बीटा निकाल लेंगे 0.921, 0.774, 0.774, 0.837। फिर सिंपल एवरेज कर लेंगे। सिंपल एवरेज बीटा अनलीवर्ड का कितना निकलेगा? 0.827। यानी कि ये क्या हुआ? ये है बीटा अनलीवर्ड फॉर XYZ। मैं XYZ हूँ, मुझे अपनी कंपनी के लिए बीटा अनलीवर्ड चाहिए था, वो मैंने निकाल लिया। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर अनलीवर्ड बीटा क्वेश्चन में दिया हो, लाइक एसिड बीटा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, या प्रोजेक्ट बीटा दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल एवरेज कर दीजिएगा बीटा अनलीवर्ड ऑफ द सिमिलर कंपनीज। तो वही हमने यहाँ पर भी किया। अब बीटा लीवर्ड ऑफ XYZ जो हमें निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें KE तक पहुंचना है, इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा ऑफ XYZ इंटू 1+T1-T/E। तो अनलीवर्ड बीटा ऑफ XYZ इज इक्वल टू 0.827 जो अभी अभी हमने निकाला इंटू 1+0.27 डेट इक्विटी रेशियो था XYZ का, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 1 - x का रेट। तो बीटा लीवर्ड आ गया 0.97।
जैसे बीटा लीवर्ड आ गया, के ई का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां पे यही वाला बीटा काम आएगा। तो के ई यानी कि आर इज इक्वल टू 12% प्लस 18% माइनस 12% इंटू 0.97, के ई आ जाएगा 17.82%। और सिंस आपका के ई आ गया तो बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो, यानी कि प्रोजेक्ट का डब्ल्यू सी सी, वेट्स ऑफ डेट यानी कि 0.27 अपॉन 0.27 प्लस 1, के डी तो प्री टैक्स के डी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी 1 अपॉन 0.27 प्लस 1, और के ई 17.82 जो अभी अभी हमने निकाला। तो डब्ल्यू सी सी आ गया 15.97। चेक कर लेते हैं 15.97। इस तरीके से सॉल्व होता है लीवर्ड बीटा एंड अनलीवर्ड बीटा का क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस हम वेट ऑफ डेट लेते हैं डी अपॉन डी प्लस ई और वेट ऑफ इक्विटी लेते हैं ई अपॉन डी प्लस ई। और जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यानी कि जब हमने डिराइव किया था ये वाला फॉर्मूला, विच वॉज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय वेट्स ऑफ डेट, मैंने बताया था डी इंटू 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस टी प्लस ई प्लस बीटा ऑफ द इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द इक्विटी यानी कि ई अपॉन डी 1 माइनस टी प्लस ई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये मैंने इसलिए बताया था कि मैं आपको लिंक करवा सकूं कि जो आपका फॉर्मूला है ये वाला summation WB by summation W, this is actually linked with the levered beta and unlevered beta concept, यानी कि asset beta and equity beta concept। जो हमने ये सीखा था एसेट बीटा, इक्विटी बीटा, अनलीवर्ड बीटा, लीवर्ड बीटा, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा था इसके साथ मैं लिंक कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर वेट्स ऑफ डेट में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई किया है। बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस हम लोग 1 माइनस टी नहीं लेंगे, हम लोग डी अपॉन डी प्लस ई और ई अपॉन डी प्लस ई लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया था दिस वॉज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसका आपको यूज़ नहीं करना है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको d इंटू 1 माइनस टी नहीं करना है, आपको d अपॉन डी प्लस ई करना है और e अपॉन डी प्लस ई करना है, सो एज टू कैलकुलेट द वेट्स ऑफ डेट एंड वेट्स ऑफ इक्विटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये बस मैंने इसलिए बताया था सो दैट आई कैन लिंक द एसेट बीटा इक्विटी बीटा कंसेप्ट, लीवर्ड बीटा अनलीवर्ड बीटा कंसेप्ट एंड बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू बी अपॉन समेशन डब्ल्यू। इन तीनों चीज़ों को लिंक करके पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, बट इसका एप्लीकेशन नहीं है। यानी कि जब भी आपको वेट्स ऑफ डेट या वेट्स ऑफ इक्विटी निकालना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने निकाला, यहाँ पर आपको डी अपॉन डी प्लस ई करके चलना है फॉर वेट्स ऑफ डेट एंड ई अपॉन डी प्लस ई करना है फॉर वेट्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल मार्केट वैल्यू of equity share of ORE company is 60 lakh rupees, market value of equity, and total value of debt is 40 lakh। मतलब एक बिजनेस है ORE कंपनी जिसमें 60 लाख रुपीस का इक्विटी डाला हुआ है और 40 लाख रुपीस का डेट डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ से वेट्स ऑफ डेट कितना होगा 40 लाख अपॉन टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल यानी कि 60 लैक्स प्लस 40 लैक्स यानी कि 100 लैक्स, तो 40 लैक्स अपॉन 100 लैक्स विल बी वेट ऑफ डेट एंड 60 lakh upon 100 lakh is weight of equity। The treasurer estimate that the beta of the stock is currently 1.5। तो beta of the stock क्या मतलब हुआ, beta of the stock यानी कि BS, यानी कि लीवर्ड बीटा यानी कि इक्विटी बीटा, and that the expected risk premium on the market is 10%। एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम ऑन दी मार्केट यानी कि मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी कि मार्केट रिस्क प्रीमियम मैंने बताया था CAPM के अंदर में RM माइनस RF होता है। ध्यान से सुनिएगा कि CAPM की इक्वेशन को अगर आप रिकॉल करो, यानी कि RE यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो RM माइनस RF इंटू बीटा ये पूरा पोर्शन जो है ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम, और सिर्फ RM माइनस RF की बात करूं तो वो कहलाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो जो 10% हमें आगे दिया हुआ है वो क्या है, वो है मार्केट का रिस्क प्रीमियम। ट्रेजरी बिल रेट इज 8%, तो ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड सब क्या कहलाते हैं RF, तो हो जाएगा ये RF 8%।
रिक्वायर्ड, व्हाट इज द बीटा ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एसेट्स, मतलब पूरी की पूरी कंपनी का बीटा, पूरी की पूरी कंपनी का बीटा मांग रहा है। तो पूरी की पूरी कंपनी का बीटा मैंने बताया था, बीटा ऑफ द कंपनी यानी कि एसेट बीटा, ये होता है एसेट बीटा, जिसे हम बीटा ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये देखिए, थोड़ी देर पहले बताया था कि एसेट बीटा यानी कि बीटा ऑफ द कंपनी, पूरी कंपनी का बीटा ही एसेट बीटा होता है। और वो किससे बनता है? वो डेट बीटा, वेट्स ऑफ डेट, इक्विटी बीटा, वेट्स ऑफ इक्विटी, इन चार चीज़ों से बनता है। तो बीटा इक्विटी इंटू वी ई अपॉन वी जीरो, वी ई मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, वी जीरो मतलब वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी कि वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट यानी कि टोटल कैपिटल। एक्चुअली ये कैपिटल की मार्केट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ बिजनेस कहा जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लस डेट बीटा इंटू वैल्यू ऑफ डेट अपॉन वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब ये जो है यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ बिजनेस और वैल्यू ऑफ डेट अपॉन वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये तो आपने निकाल लिया, 60 लाख अपॉन 100 लाख और 40 लाख अपॉन 100 लाख, ये तो आ गया। अब बीटा इक्विटी की बात करेंगे और बीटा डेट की बात करेंगे। सिंस बीटा डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बीटा डेट नहीं दिया हुआ है, अज्यूम करेंगे कि कंपनी का डेट कैपिटल वर्चुअली रिस्कलेस है, यानी कि घुमा फिरा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट बीटा जीरो है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो डेट बीटा जीरो अज्यूम कर सकते हैं, जी हाँ करना पड़ेगा और कर सकते हैं। तो डेट बीटा जीरो हो गया। जैसे ही डेट बीटा जीरो हो गया, अभी थोड़ी देर पहले का डिस्कशन याद करिए, मैंने कहा था कि अगर मैं डेट उठाया आरएफ के रेट से, रिस्क फ्री रेट से, तो मेरा डेट बीटा क्या हो जाएगा? मेरा डेट बीटा हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि आरएफ सिक्योरिटीज पे रिस्क नहीं होता, तो मेरा डेट बीटा जीरो हो गया। इसे एक और चीज़ क्या समझ में आई? इसे एक और चीज़ ये समझ में आई कि जो मेरा केडी होने वाला है, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट विल बी नथिंग बट आरएफ। तो अगर मुझे केडी इस्तेमाल करना पड़ गया तो मैं आरएफ यूज़ करूँगा वहाँ पे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे बीटा ऑफ द इक्विटी चाहिए, जिससे कि मेरा इक्वेशन रीफ्रेम हो जाएगा कि बीटा ऑफ द कंपनी यानी कि एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब मेरे पास इक्विटी बीटा है, कैसे है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा ऑफ द स्टॉक इज 1.5। तो सिंस दिया हुआ है मैंने यूज़ कर लिया इक्विटी बीटा। 60 लाख मेरे पास है, 100 लाख मेरे पास है। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कि पूरी की पूरी कंपनी का बीटा निकाल के दो, यानी कि एसेट बीटा निकाल के दो, वो आ गया 0.9। तो 0.9 आ गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला पार्ट, फिर डिस्काउंट रेट फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, फिर बाकी बात करेंगे। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC। अभी मैंने बताया था कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसी को WACC या KO बोलते हैं। WACC के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वेट ऑफ डेट, KD कॉस्ट ऑफ डेट, प्लस वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE निकालना है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि KE निकालना है। और KE निकालने के लिए हम RE का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब मैंने कहा था कि रिस्क प्रीमियम ऑन दी मार्केट यानी कि RM माइनस RF दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पोर्शन आपको दिया हुआ है, ये आप निकाल चुके हो, ये कौन सा बीटा होगा? तो यहाँ पे हम लीवर्ड बीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यही आपका इक्विटी बीटा होता है, और इक्विटी बीटा ही आपका लीवर्ड बीटा होता है, और वही आपको CAPM के लिए यूज़ करना है, यानी कि RE के फॉर्मूले यानी कि KE के फॉर्मूले के यूज़ करना है। ठीक है, और यही बीटा ऑफ द स्टॉक होता है। तो आते हैं वापस आंसर में। यहाँ पे लीवर्ड बीटा यूज़ होगा, यानी कि आपका ये हो गया RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF।
तो ये आ गया आपका के ई यानी कि आर ई। एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शैल बी के ई वेट्स ऑफ इक्विटी के डी। के डी के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि के डी यानी कि आर एफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेट बीटा जीरो है, यानी कि हमने जो डेट उठाया हुआ है वो आर एफ के में रेट के उठाया हुआ है, तो सिंस डेट बीटा जीरो के डी इक्वल टू आर एफ, तो वेट्स ऑफ डेट से मल्टीप्लाई कर दोगे 17% डब्ल्यू ए सी सी आएगा, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डब्ल्यू ए सी सी। ठीक है, अब बोल रहे थे कि एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस, यानी कि अगर कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है जो ऑलरेडी काम कर रही है, अगर उसमें एक्सपेंशन चाहती है तो सेम रेट ऑफ रिटर्न होगा, यानी कि 17% विल बी यूज्ड। डिस्काउंट रेट मांगा गया था एक्सपेंशन के लिए कि डिस्काउंट रेट निकाल के दो एक्सपेंशन के लिए। तो दो तरीके का एक्सपेंशन हो सकता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपेंशन या कुछ नया लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपेंशन करना। एग्जांपल कि अगर मैं पेट्रोल का काम कर रहा हूँ तो मैं टेलीकॉम सेक्टर में चला जाऊँ, या फिर मैं अगर एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो फार्मास्यूटिकल कंपनी चालू कर दूँ। तो इस तरीके का न्यू लाइन में जाना या सेम लाइन में जाना। तो अगर हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें हमको डिस्काउंट रेट यूज़ करना चाहिए 17%, यानी कि जो हमारा ऑलरेडी डब्ल्यू है। हाउएवर इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन टू न्यू बिजनेस, अगर हम नया बिजनेस करने जाएंगे तो नया बिजनेस का जो रिस्क होगा, वो भी नया तरीके का होगा। मतलब अगर मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मतलब मेरा जो बिजनेस है वो आईटी सेक्टर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाने का है, तो अगर वहीं से मैं डिफेंस सेक्टर में चला जाऊँ, डिफेंस सेक्टर में, तो जो आईटी सेक्टर के रिस्क में बियर कर रहा था, मेरा बिजनेस बियर कर रहा था, वो और जो डिफेंस सेक्टर के रिस्क होते हैं वो एकदम जमीन आसमान का फर्क होगा। जी हाँ, होगा। तो द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द न्यू बिजनेस इज लाइकली टू बी डिफरेंट, सीधी बात। तो द रिस्क ऑफ द न्यू बिजनेस विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रेजेंट बिजनेस रिस्क। देयरफॉर डिफरेंट डिस्काउंट फैक्टर, यानी कि डिफरेंट डिस्काउंट रेट की बात कर रहा है, हैज टू बी वर्कड आउट फॉर सच बिजनेस। वर्कड आउट मतलब डेटा दोगे तो हम निकाल लेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा, बट 17% यूज नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये निकल रहा है कि फॉर्मूला तो लगा लिए, आंसर्स तो निकालिए, बट थोड़ा सा लॉजिक भी समझना पड़ेगा कि मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि अगर मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो आईटी सेक्टर में काम करने के लिए मेरा 17% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, थोड़ा डेट है, थोड़ा इक्विटी है। तो अगर मैं आईटी सेक्टर में कुछ और एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, नया ब्रांच कहीं खोलना चाहता हूँ, नए देश में वही काम करना चाहता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाहता हूँ, तो मेरे को 70% यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं नया लाइन ऑफ बिजनेस में जा रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर में जा रहा हूँ या सीमेंट सेक्टर में जा रहा हूँ, मतलब जो आईटी सेक्टर से दूर दूर तक नाता नहीं है जिसका, तो वहाँ पे रिस्क जो मुझे झेलने पड़ेंगे वो अभी के रिस्क से अलग होगा, इसलिए वहाँ पे दूसरा डिस्काउंट रेट यूज़ करना पड़ेगा, 17% यूज़ नहीं कर सकते। तो यही होता है आपका लीवर्ड बीटा, अनलीवर्ड बीटा, एसिड बीटा, इक्विटी बीटा।